सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, कल बजट आने वाला है और इसलिए हम लोग ये देखना चाहेंगे कि सरकार के सामने चैलेंजेस क्या होंगी और हमारे एक्सपेक्टेशंस क्या होंगे। कोविड-19 के काल में ये बजट आने जा रहा है, इसलिए सरकार के पास चैलेंजेस बहुत हैं। ग्रोथ रेट हम लोग की घटी है, ये जो कि इस साल -7.7 होने की संभावना है। यद्यपि ये भी सच है कि 2016-17 के काल में मोदी गवर्नमेंट के काल में ही ग्रोथ रेट हमारी 8% से ज़्यादा थी और कोरोना के स्टार्ट होने के जस्ट पहले वो बहुत तेज़ी से घट गई थी और 4.3% तक रह गई थी। तो इसका अर्थ हुआ कि यदि कोरोना ना भी रहता तो भी हमारी ग्रोथ रेट बहुत कम हो जाती, लेकिन माइनस नहीं होती जैसा कि आज की स्थिति है। वो -7.7 है, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है और ये एक चिंतनीय स्थिति को दिखाता है। सरकार के जो स्पेंडिंग है, खर्चे हैं, वो भी कोरोना काल में तेज़ी से बढ़े हैं और सरकार की आय उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ी है। यद्यपि हाल के कुछ महीनों में कुछ पॉजिटिव साइंस आए हैं, जिसके से ये पता चलता है कि सरकार की आय भी इधर बढ़ी है। 2 या 3 महीनों में, हाल के 3 महीनों में सरकार की जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का हो गया है, जो कि एक बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। साथ ही साथ सरकार जो हम सब पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर जो टैक्स लगाती है, यद्यपि बहुत हाई टैक्स है, आपको टैक्स देने में कष्ट होता है, फिर भी उससे जो रेवेन्यू सरकार के पास आई वो सरप्लस के रूप में अभी भी बची है और इससे सरकार के पास एक फंड वहाँ पर है। एक फंड जनरेट हुआ है करंट अकाउंट सरप्लस के रूप में है, वो है कि एक्सपोर्ट अर्निंग हमारी बढ़ी है। कोरोना काल में हमारे एक्सपोर्ट बढ़े हैं, लेकिन इंपोर्ट घट गया है और इसके परिणाम स्वरूप करंट अकाउंट सरप्लस की स्थिति है, जो कि 17 साल में पहली बार हो रहा है। लेकिन इसको आप बहुत अच्छा न माने, क्योंकि बिना इंपोर्ट किए एक्सपोर्ट करना भी संभव नहीं होता है। मित्रों, इन सब बातों का अर्थ ये हुआ कि हमारी फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा होने जा रही है, 7% के अराउंड होने जा रही है, जो कि सरकार की अब FRBM जो एक्ट है उसके तहत जो आप मानते हैं कि 3.3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसका लगभग दुगना फिस्कल डेफिसिट आपको करना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार के खर्चे बहुत तेज़ी से बढ़े हैं और आय घटी है। फिर भी आपके जो फिस्कल डेफिसिट है वो थोड़ा सा इसलिए भी अभी भी मैनेज करने की स्थिति में है, क्योंकि गवर्नमेंट के का जो एक्सपोर्ट अर्निंग्स हैं वो आपकी बढ़ी हैं और गवर्नमेंट के कंजम्पशन भी इधर हाल के वर्षों में हाल के समय में बढ़ा है। मित्रों, इसके बावजूद भी एक चिंता की विषय का प्रश्न ये है कि ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन घटा है और प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी घटा है। ये दोनों घटना कॉन्ट्रैक्शन इन दोनों में है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि भविष्य में जो हमारा जो विकास होना है वो बाधित होगा, क्योंकि निवेश कम हो रहे हैं और उपभोग भी कम हो रहे हैं। एक साथ निवेश कम हो रहा है और दूसरे तरफ जो आम आदमी के द्वारा भोग किया जाता है, उसके द्वारा जो डिमांड की जाती है वो भी बहुत कम हो गया है। तो इन दोनों का परिणाम क्या होगा ये भी देखना है। लेकिन इसके पहले एक रिपोर्ट है यूएसबी की, जो कि बताती है कि आम इंडियंस ने कोरोना काल में 15 लाख करोड़ रुपए तक का फंड पैसा बचा रखा है, उसको खर्च नहीं किया और बैंकों में लिक्विड फंड के रूप में ज़्यादा रखा हुआ है। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये डिमांड लोगों ने कम किया है, क्योंकि लोगों में फियर था कि कब अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, उनके पास पैसे की कमी न हो जाए, इसलिए अपने खर्च को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो खर्च रेस्ट्रिक्ट करने का मतलब है कि डिमांड को कम कर दिया और डिमांड कम होने का अर्थ क्या हुआ कि CMIE डेटा बताता है कि कोरोना काल में 121 मिलियन पर्सन्स अनएम्प्लॉयड हो गए। तो नया रोजगार तो नहीं क्रिएट हुआ, बल्कि पुराने लोग बेरोजगार हो गए। 12 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार हुए और उसमें से तमाम सैलरीड क्लास इंडिविजुअल्स भी थे जो कि जॉबलेस हुए। तो लोगों की जॉब के से निकाले जाने के कारण लोगों की इनकम घट गई, समाप्त हो गई, उनकी आय कम हो गई, उपभोग कम हो गया और विपन्नता की स्थिति हो गई और तमाम लोग जो कि कल तक बिलो पॉवर्टी लाइन के ऊपर थे, अच्छी स्थिति में पहुंच गए थे, वो भी बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए हैं। तो एक चिंतनीय स्थिति हो गई है और आपको ख्याल होगा कि कोरोना काल में सरकार ने 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त राशन दिया था, ये अपने में ही शो करता है कि
कि बहुत बड़ी तादाद में भारत की जनसंख्या बिलो पॉवर्टी लाइन में आ गई है। लेकिन सरकार का अप्रोच क्या था, उसके रिवाइवल के लिए क्या सरकार ने किया? तो सरकार ने सप्लाई साइड मैनेजमेंट की तरफ ज़्यादा ख्याल किया, वो पूर्ति को बढ़ाने की काम किया, अर्थात उत्पादन को बढ़ाया जाए। उत्पादन के माध्यम से सरकार रिवाइवल करना चाहती थी, इसीलिए 3 से 4 स्टिमुलस पैकेज जो कोरोना काल में दिए गए, मिसेस सीतारमण जी ने अनाउंस किया, 25 से 30 लाख करोड़ रुपए खर्च किया गया, वो सब उत्पादन क्रिया को बढ़ाने के लिए किया गया था, न कि डिमांड बढ़ाने के लिए किया गया था। इसीलिए उत्पादन लेकिन उत्पादन भी बढ़ता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। कारण क्या है कि जो उद्योगपति हैं उनको समझ में आ रहा था कि उत्पादन बढ़ा के क्या करेंगे जब उसको कोई खरीदने वाला नहीं है। इसीलिए एमएसएमई सेक्टर जो है, स्मॉल सेक्टर है, उसके रिवाइवल के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की इनकम सरकार ने रखी है। लोन देने की बात कही, लेकिन उसको कम लोन लिया एमएसएमई सेक्टर ने, क्योंकि उसको पता था कि ज़्यादा उत्पादन करेंगे, उत्पादन नहीं बिकेगा तो घाटा उनका बढ़ जाएगा, इसलिए उन्होंने पैसा नहीं लिया है। यद्यपि ये भी सच है कि सरकार बार बार सरकार का अप्रोच रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फंड लोन के रूप में उद्योगपतियों को दे और उससे अर्थव्यवस्था को संचालित करे। आपको याद होगा कि 2019 में के अंत में सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो रिजर्व फंड रहता है 8 से 9 लाख करोड़ रुपए रहता है, उसमें से 2 लाख करोड़ के आसपास जो है फंड ले लिया था और उसका एक बड़ा भाग जो ऑटो सेक्टर की रिवाइवल में लगा दिया था। तो ऑटो सेक्टर को बहुत बड़ा फंड दिया गया था लेकिन ऑटो सेक्टर से जो आम जो उसके उपभोक्ता वर्ग है उसको कोई फ़ायदा नहीं मिला था। बस ऑटो सेक्टर के कुछ उद्योगपतियों की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ज़्यादा बेहतर स्थिति में आ गई थी। तो मेरा कहने का अर्थ हुआ कि जो पैसा फंड सप्लाई साइड मैनेजमेंट के लिए सरकार दे रही है उसका कोई पॉजिटिव कोई रिजल्ट निकलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, और सरकार डिमांड साइड मैनेजमेंट के लिए लोगों के हाथ में क्रय शक्ति देने के लिए कोई काम नहीं कर रही है, और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। और एक और चिंता की बात है कि इस समय बैंकों का एनपीए बढ़ता जा रहा है। जो घाटा है, अभी तक जो घाटा होता था बैंकों को, एनपीए का अर्थ हुआ कि जो बैंक पैसा उधार देते थे वो पैसा बैंकों के पास वापस आना चाहिए, लेकिन वो वापस नहीं होता था। अभी तक तो बड़े उद्योगपति पैसा उधार लेते थे और पैसा वापस नहीं करते थे और बैंकों का वो कर्ज डूब जाया करता था। लेकिन इधर ये भी दिखाई पड़ी है कि कोरोना काल में सरकार ने 10,000 रुपए रेहड़ी और ठेले वालों को दिया है और उसका एक बड़ा भाग अभी भी बैंकों के पास वापस नहीं आ रहा है। तो अब जो एनपीए, अब इधर के हाल में भी एनपीए बढ़ा है और या बढ़ने की संभावना ज़्यादा है और एक चिंता का विषय होगा हमारे आपके लिए, क्योंकि जो बैंकों में पैसा रखा गया वो हमारा आपका है, उसमें किसी और का योगदान नहीं है। और यदि बैंकों का पैसा डूबता है तो इसका अर्थ है कि हमारे आपकी इनकम, हमारा आपका पैसा घटता है या डूब जाता है। मित्रों, जो सरकार का मानना है या आप देखें इकोनॉमिक सर्वे में जो परसों आया है उसमें सरकार कह रही है कि वी शेप रिकवरी होगी, जो कि स्वागत योग्य है। लेकिन आप ये जानते हैं कि वी शेप रिकवरी, कोई भी रिकवरी वी शेप ही हुआ करती है जब आप एकदम जो विकास का जो एकदम निचली स्थिति में है, आज जो रिसेशन की स्थिति है और एकदम निचले पायदान पर हैं, -7.7 ग्रोथ रेट की स्थिति में है, तो अब वहाँ से जो रिवाइवल होगा वो थोड़ा भी उसमें भी रिवाइवल होगा तो वी शेप का ही लगेगा। लेकिन ज़्यादा सही अप्रोच ये है, सही बात ये है कि ये रिवाइवल की स्थिति के शेप की होगी। के शेप का मतलब है कि के वर्ड जो है उसका बायां हाथ जो आप लें वो ऊपर साइड में जाता है और दाहिना जो साइड मान लें तो वो नीचे की तरफ साइड जाता है। बाएं जो ऊपर की साइड जाता है वो शो करता है कि जो रिच क्लास है उसकी इनकम तेज़ी से बढ़ी है, वो बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है, लेकिन जो आम जनता है वो उसकी इनकम कम होती जा रही है, इसीलिए वो के साइड का राइट हैंड है और नीचे। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इनइक्वालिटी तेज़ी से बढ़ रही है, असमानता देश में बहुत तेज़ी से बढ़ी है कोरोना काल के पीरियड में। और वर्ल्ड के पैमाने पर अनेक स्टडीज़ आई हैं, ऑक्सफैम की भी आई है और वर्ल्ड बैंक की भी आई है कि वर्ल्ड में बहुत तेज़ी से असमानता बढ़ी है, जो कि चिंता की विषय है। और ये भारत में भी बहुत चिंतनीय स्थिति है, क्योंकि यहाँ भी बहुत तेज़ी से असमानताएं कोरोना काल में बढ़ी है। अब इस सब
परिप्रेक्ष्य में देखना है कि सरकार क्या करने जा रही है, हमारे एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, या हम लोग सरकार के सामने चैलेंजेस क्या हैं। तो सरकार जो करना चाहती है वो इकोनॉमिक सर्वे से पता चलता है कि वो ग्रोथ को बढ़ाना चाहती है, और पुअर्स की जो पॉवर्टी है वो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के माध्यम से नहीं करना चाहती है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे में सजेशंस दिए गए हैं। तो अब सरकार को ग्रोथ करने के लिए पैसा कहाँ से मिलेगा ये देखना है, या कल के जो बजट में सरकार रेवेन्यू जुटाने के लिए पैसा कहाँ से रेवेन्यू लाएगी ये प्रश्न है। तो ये समझ में आता है कि कोरोना सेस लगाया जाएगा। तो कोरोना सेस लगाया जाएगा ऐसा समझ में तो आता है, लेकिन ये बहुत अच्छा उपाय नहीं होगा, क्योंकि हम आप अभी भी कोरोना के जो परेशानियां हैं उससे बाहर नहीं निकले हैं, हमारी इनकम अभी भी नहीं बढ़ी है, और इसलिए सरकार एक और दूसरा उपाय करने जा रही है या कर सकती है, वो है फॉरेन बोरोइंग्स करना, विदेशों से कर्ज लेना। और ऐसा समझ में आता है कि ऐसा होगा, क्योंकि जो सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार से केवी सुब्रमण्यम हैं, उन्होंने इस इकोनॉमिक सर्वे में कहा है कि लोन यदि विदेशी कर्ज लिया जाए तो बहुत अनुचित नहीं होगा, क्योंकि यदि भारत 3.8% रियल ग्रोथ रेट यदि 29 तक फाइनेंशियल ईयर 29 तक यदि उसकी रियल ग्रोथ रेट 3.8% बनी रही, तो भी कर्ज को वापस करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा है, ये वास्तविकता है कि कर्ज लेना बुरा नहीं है, कर्ज वापस कर दिया जाए। तो यदि ऐसा कर पावे सरकार तो कर सकते, जिसकी संभावना पूरी है कि वो फॉरेन बोरोइंग्स करेगी। और इसीलिए सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे में आप देखेंगे कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, जिन्होंने भारत की रेटिंग्स को बहुत डाउनग्रेड कर दिया है, बड़ा चिंतनीय स्थिति है, BBB माइनस रेटिंग हमको दे दी है, जो कि बहुत ही खराब है, और जिस रेटिंग को देख करके विदेशी कर्ज दिया करते हैं, तो उनको चेतावनी दे दिया है इन रेटिंग एजेंसीज ने विदेशियों को कि यदि आपने भारत को पैसा लोन दिया तो वो पैसा डूब भी सकता है। तो इस चेतावनी के हाल में पैसा आप लेने जा रहे हैं। तो सरकार ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बारे में भी एक चेतावनी दी है, या कहा है कि ये भारत के साथ वो अन्याय कर रही हैं, वो रेटिंग कायदे से नहीं दे रही हैं, और भारत को इससे दिक्कतें होंगी। लेकिन वास्तविक स्थिति यही है कि हमको अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करनी चाहिए, जिससे रेटिंग हमारी अच्छी हो जाए। एक और उपाय सरकार कर सकती है, जैसा कि ऑक्सफैम ने सुझाव दिया है या कहा है कि भारत के 954 जो रिचेस्ट फैमिलीज हैं, उन पर यदि 4% टैक्स लगा दिया जाए तो भारत की GDP के 1% के बराबर की रेवेन्यू सरकार को प्राप्त हो सकती है। तो इन 954 रिचेस्ट फैमिलीज पर यदि टैक्स ये 4% का लगा देते हैं तो अमूमन 1 लाख से लेकर के 1.25 लाख करोड़ रुपए तक की इनकम सरकार को रेवेन्यू प्राप्त हो सकती है टैक्स के माध्यम से इन 954 रिचेस्ट फैमिली से। लेकिन सरकार के पास क्या साहस है कि नहीं, ये प्रश्न तो है कि सरकार इतना साहस कर पाएगी कि नहीं, क्योंकि अभी तक सरकार ने रिच क्लास को छुआ नहीं है। इंडस्ट्रियलिस्ट जो क्लास हैं उनको भी काफ़ी प्रमोट करती रही है, और न्यू लिबरल इकोनॉमी मॉडल में उनको थोड़ा सा टच करने से बचती रही है। तो ये लेकिन सरकार ने यदि ये कार्य किया तो अनप्रेसिडेंटेड निश्चित रूप से होगा, लेकिन इसकी संभावना कम है। तो सरकार के पास एक और क्या उपाय रह जाते हैं, एक उपाय रह जाता है कि रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ इनकम टैक्स किया जाए, कुछ इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव लाया जाए, कुछ इनकम टैक्स को के स्लैब में घटाव, स्लैब में न कहें इनकम टैक्स में घटाव कर दिया जाए, और जब टैक्स घटता है तो ज़्यादा अर्निंग बढ़ जाती है, सरकार की अर्निंग बढ़ती है। तो ये भी सरकार करेगी कि नहीं करेगी ये तो भविष्य ही बताएगा, कल का वो बजट है उसमें पता चलेगा। एक उपाय और सरकार कर सकती है कि सरकार जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है जिनके DA को रोक रखी है सरकार ने, उस DA को रिलीज कर दे, वापस दे एम्प्लॉयज़ को, और जब एम्प्लॉयज़ के हाथ में पैसा आएगा तो उनकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी, वो एडिशनल डिमांड करेंगे, और डिमांड करने के साथ साथ रोजगार बढ़ेगा। तो रोजगार और जो बढ़ाना सबसे बड़ा आवश्यकता है, इसलिए डिमांड क्रिएशन यदि करना है तो एम्प्लॉयज़ के DA को वापस करना होगा। तो मित्रों, ये सब सरकार कर पाएगी कि नहीं, ये तो
एक एक प्रश्न चिन्ह है जो कि कल ही पता चलेगा, जिसकी संभावना कम लगती है। एक बात यह है कि जब पैसा आ जाएगा तो खर्च कहाँ करेगी? सरकार खर्च करना चाहेगी हेल्थ केयर पर। अभी तक सरकार जीडीपी का 1% के आसपास खर्च करती थी, अब 2.5 to 3% जीडीपी का हेल्थ केयर पर खर्च करना चाहेगी, जो कि अच्छा होगा। इसी साथ साथ सरकार मनरेगा पर भी खर्च को बढ़ाना चाहेगी, जिसमें कि फंड कम है और मनरेगा से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। लेकिन ऐसा ही उपाय कुछ रूरल अर्बन सेक्टर में भी करने की आवश्यकता है, जहाँ पर कि अनएम्प्लॉयमेंट, रूरल जो यूथ है उनकी अनएम्प्लॉयमेंट तेजी से बढ़ी है, वहाँ भी जो रोजगार बढ़ना चाहिए। तो कोई एक नया कोई पॉलिसी आवे, कोई प्रोग्राम आवे जो कि मनरेगा जैसा ही हो और उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। सरकार जो एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज़ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर्स हैं उसको बढ़ावा दे सकती है, जिससे कि रूरल सेक्टर्स की इनकम बढ़ सके, और एमएसएमई को भी कंसेशन दे सकती है। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के संदर्भ में होने की संभावना है, जिससे कि रोजगार क्रिएट होगा, आत्मनिर्भर भारत का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा होगा, और इसलिए सरकार इस पर खर्च बढ़ा सकती है। तो ये सब उपाय तो हैं, ये सब सोच तो हो सकती है कि ऐसा सरकार करे, लेकिन क्या वस्तुतः ऐसा ही करेगी कि नहीं करेगी, ये तो भविष्य बताने वाला है। ये तो कल पता चलने जा रहा है कि सरकार सप्लाई साइड मैनेजमेंट को करेगी कि डिमांड साइड मैनेजमेंट पर अब वो शिफ्ट करेगी। क्या हम लोग के जो सपने हैं, वो सोच है, वो क्या मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसे की स्थिति होगी कि क्या उसमें परिवर्तन होगा? ये तो एक रात की बात है। कल जब दिन आएगा, कल जो सुबह होगी, उसके साथ ये बात आ जाएगी कि भारत का भविष्य क्या होने जा रहा है, डिमांड बढ़ने जा रही है कि नहीं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने जा रहा है कि नहीं, या एक ग्लूमी स्थिति ही बनी रहेगी, सप्लाई साइड मैनेजमेंट की स्थिति पर ही सरकार चलेगी। ये देखने की बात होगी। लेकिन सकारात्मक सोच के साथ हम लोग को एंड करना चाहिए, सोचना चाहिए कि विकास होगा, सरकार ज़्यादा डिमांड को बढ़ाएगी, यूथ को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देगी। सबको धन्यवाद।